नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद लाइव पर आई हूँ और ऐसा बड़ा बेमौका सा लग रहा है। लाइव पर अमूमन जब भी आई हूँ कुछ क्रिएटिव बातें करने के लिए आई हूँ, कथा, साहित्य, समाज के बारे में बात करने आई हूँ। लेकिन आज जन सुलभ पुस्तकालय ने मुझसे कहा है कि मैं मंजूर एहतशाम जी को याद करूं। मंजूर एहतशाम जी को याद करना एक अलग बात है और उनके लिए ऑब्यूचरी देना अलग बात है। मुझे नहीं लगता है मेरे अंदर इतनी कुव्वत है कि मैं मंजूर जी को किसी भी तरह की श्रद्धांजलि या ऑब्यूचरी दे पाऊँगी। उनका मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है और ये प्रभाव साहित्यिक ही प्रभाव नहीं था, ये एक व्यक्तिगत ढंग से एक आत्मीय प्रभाव था जिससे ऐसा नहीं है कि आज वो नहीं है, शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है तो उस प्रभाव से मैं मुक्त हो गई हूँ। वो इतना, जिसको कहते हैं क्लोज निटेड था, इतना ज़्यादा मेरे हृदय के नज़दीक था कि उससे तो अब ताज़िंदगी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। बहुत सारे वर्ष भोपाल में कटे मेरे और जब मैं पहली बार मंजूर जी से मिली थी तो एक फ़ैन की तरह ही मिली थी। मैंने उस वक्त उनकी 2 किताबें पढ़ी थीं, सूखा बरगद और दास्ताने लापता और छिटपुट कहानियाँ। मुझे याद है हम कोई गोष्ठी हो रही थी, सभा स्थल पर किसी ने मुझे कहा कि आप मंजूर जी से मिलना चाहती थीं, ये वही हैं। उस दौरान मैंने कुछ खास लिखा नहीं था, बस 1-2 समीक्षाएं लिखी थी और 1-2 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी मेरी। उनको देखते ही जिस तरह से वे पेश आए, मुझे लगा किसी ने कोई जादू सा फेर दिया है कि कोई इतना बड़ा लेखक, साहित्य अकादमी उस समय मिल चुका था और इतना चर्चित लेखक, इतने विराट व्यक्तित्व का लेखक किसी एक अदना से 2-4 कहानी लिखी हुई लड़की से इस तरह से पेश आएगा। वो बाकायदा जिस तरह नफीस व्यक्तित्व के मालिक थे, उसका प्रदर्शन उन्होंने उन चंद मिनटों में ही कर दिया जिसके पहले हमारी गोष्ठी शुरू होने वाली थी। और अरे कोई मेरा भी फ़ैन हो सकता है, उनके शब्द ये थे। ये हमारी पहली मुलाकात थी। मैंने कहा अरे आप क्या बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपकी फ़ैन है और मैं कैसे नहीं हो सकती। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, कोई यूं ही चला आता है कहने कि मैं आपका फ़ैन हूँ या फ़ैन हूँ, तो मैं रही हूँ, तो बड़ा आश्चर्य भी होता है। उस दिन मुझे लगा कि ये बहुत अंतर्मुखी स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो कि वो थे। खुलते नहीं थे ज़्यादा, पब्लिक प्लेसेस में बिल्कुल चुप बैठे रहेंगे और फिर यकायक उनको लगेगा कि अच्छा लोग बहुत हैं, कोई किसी ने एक सवाल पूछा और उसके बाद जब जवाब देने का सिलसिला शुरू होता था तब वो बोलना शुरू कर देते थे और फिर उनकी बातें सुनना, उनके साथ गप गोष्ठी में शामिल होना, मतलब इतना कुछ था बाकी साहित्यिक अनुशासन सीखने के अलावा। ये बहुत ही व्यक्तिगत बातें थी उनकी। धीरे धीरे जैसे जैसे उनको जानने लगी, एक पारिवारिक रिश्ता डेवलप हो गया। ईद, बकरीद सबसे पहले सुबह सुबह
पंकज और मैं तैयार होके उनके घर पहुंच जाते थे, तब तक कबाब तैयार भी नहीं हुए होते थे और वो कहते थे सरवर ये वन्ना आई हैं। बस सरवर जी को भी एक इंडिकेशन मिल जाता था और वो कहती थी कि बस तल रहे हैं, कबाब तल रहे हैं। उनको पता था, दोनों को पता था कि मुझे कबाब और रोटी बहुत पसंद है और ईद के पहले कबाब, भले ही मैं शीर खुरमा खाऊं ना खाऊं, कबाब सबसे पहले वाले मुझे मिलते थे। और मुझे लगता है कि उन जैसा एथिस्ट आदमी जो नमाज़ पढ़ने ईदगाह भी नहीं जाता था, घर में बैठा रहता था इस इंतज़ार में कि जल्दी से ये सब रिचुअल्स ख़त्म हों और उसके बाद खाने पीने और गप गोष्ठी का माहौल पैदा हो। और भोपाल की जो रंगत है, जो जिस रंगत की वजह से वो मशहूर शहर रहा है अपने खाने पीने को लेकर, अपनी तहज़ीब को लेकर, संस्कृति को लेकर, उसमें मंजूर जी जैसे लोग बहुत अहम जगह रखते थे उस शहर की बनावट और बुनावट में। और भी बहुत सारे भोपाल के साथियों को इधर हमने खो दिया है, जिन याद आने लगते हैं अभी केसवानी जी भी, क्योंकि मंजूर जी के साथ ही मैं उनसे पहली बार मिली थी और उसके बाद जो दोनों की दत्कट्टी रोटी जैसी दोस्ती देखी, एक दूसरे को गाली गलौज और प्यार और मोहब्बत, और वो मुझे इतना खालीपन सा लग रहा है कि जब मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ कि अरे दो अजीम शख्सियत एक साथ एक के बाद एक चले जाते हैं, जैसे कि कोई मुरव्वत नहीं देता वक्त हमें, कोई किसी के लिए कोई जगह नहीं बची। जैसे केसवानी जी कह रहे हो अब मेरे लिए भी क्या बचा है, सरवर चली जाती हैं जनवरी फरवरी में और उसके 1-2 महीने बाद ही मंजूर जी चले जाते हैं। और आप ये सोचिए कि मैं अपनी दिल्ली आ गई थी और दिल्ली से मैं मार्च में उनसे मिलकर आई थी और हमने सरवर जी के जाने का सोग तो नहीं मनाया था, उसे सोग तो कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी परमानेंट होती हैं, कुछ दुख, कुछ रिक्तताएं इतनी परमानेंट होती हैं कि वो सोग मनाने से जा नहीं सकती। मुझे याद है उनकी बेटी सदफ ने मुझे कहा चलिए अम्मा की अच्छी बातें करते हैं। फिर उसी आंसुओं के बीच हम हंसे भी थे, लेकिन मंजूर जी चुप बने हुए थे। सदफ और मेरी आँख पे तो रुलाई थी, लेकिन मंजूर जी चुप थे और एकटक देख रहे थे और मुझे कह रहे थे चलो अच्छा किया। बहुत कम बोलने लगे थे इधर जब से उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था अगर सरवर जी रहेंगी तो वो उन्हें संभाल देंगी और हम मंजूर जी का मतलब कुछ और जीवन देखेंगे, कुछ और बेहतरीन किताबें, कुछ और बातें, कुछ बेहतरीन बेशकीमते मोती, पर्ल्स ऑफ विजडम उनसे इकट्ठा करेंगे और कुछ साल और साहित्य की दुनिया भी सुंदर बनी रहेगी। उनके होने से वो सुंदर बनी हुई थी, भोपाल की फ़िज़ा सुंदर बनी हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और झटका तो कुछ यूँ लगा कि सोशल मीडिया पर भी मेरा मन नहीं किया कि मैं बात करूं इस बारे में। वो तो अर्पण जी जन सुलभ पुस्तकालय ने कहा कि नहीं, कुछ बातें हमें कह भी डालनी चाहिए, इस वजह से भी मैं यहाँ मौजूद हूँ आज। मुझे लगा कि कुछ अच्छी बातें उनको याद करते हुए कुछ सुंदर बातों को मैं सबके साथ शेयर करूं। मुझे याद आता है कि बशारत मंजिल जो उनकी किताब आई थी, उसका जो शुरुआती हिस्सा है उसमें एक उन्होंने शेर लिखा है, मीर का शेर कोट किया है, मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। शाहिद लूँ मीर किसको अहले मोहल्ले से मैं, शाहिद लूँ मीर किसको अहले मोहल्ले से मैं, महज़र पे खूं के मेरे
सबकी गवाहियाँ हैं। और ये शेर इतना मौजू शेर है मुझे लगता है, और मंजूर जी को इतने अच्छे से ये डिस्क्राइब करता है, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता था कि वो बहुत सारी चीज़ों का लेखा जोखा अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। और वो क्यों लेके चल रहे हैं, वो बहुत मुखर नहीं थे, वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव होकर बोलते नहीं थे, लड़ते नहीं थे मंचों पर जाकर, और अंदर ही अंदर जो एक जिसे कहते हैं जिस तरह से भात सिमसिमाता है, चूल्हे की लौ सिमसिमाती और भात पकता रहता है, तो वैसे ही अंदर अंदर उनके कुछ ना कुछ चीज़ें पकती रहती थी। और उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड था वो हमेशा लेखन से आता था। तो इस मामले में मैं ये कहना चाहूँगी कि उनसे बड़ा लेखक और आर्टिस्ट बहुत मुश्किल होगा हिंदी साहित्य में, जो हर वक्त अपने लेखन को ही जीता था। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमेशा क्या लेखन को जीना बहुत अच्छी बात नहीं, जीवन को जीना चाहिए, लेकिन उनके लिए जीवन ही लेखन था। और जो व्यक्ति किसी भी बड़े गोल को लेकर नहीं चलता था, उनका गोल हमेशा रहता था कि मैं कुछ लिख लूँ। ये एक लेखक का दायित्व था जिसको लेकर वो हमेशा चलते थे। अरे वो बात शायद मैं ठीक से लिख नहीं पाया, अरे वो मैं कर नहीं पाया, इसी को लेकर वो हमेशा चलते थे। और जैसा कि मैंने कहा कि बहुत अंतर्मुखी थे, तो बहुत सारी बातें कहते नहीं थे। उनके चुनिंदा दोस्त थे जिनसे वो अपने मन की बातें कहते थे। तो कुछ दिनों पहले नवल शुक्ल जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि मंजूर जी पर हम लोग एक साक्षात्कार का जब अंक निकालें, लेकिन लॉकडाउन और ये सब की वजह से और सरकार के बदलने की वजह से वो सारी चीज़ें, योजनाएं स्थगित रह गईं। उस दौरान ये योजना बनी थी कि मनोज रूपड़ा और मैं जाएंगे भोपाल और वहाँ जाकर उनसे बातचीत करेंगे और बाकायदा एक अंक उनकी चुनी हुई कहानियों का, साक्षात्कार का निकलेगा। और हम लोग बड़े उत्साहित थे इस बात को लेकर, लेकिन 20 में फिर वो लॉकडाउन होने की वजह से मैं नहीं जा पाई। मनोज रूपड़ा गए थे, उन्होंने कुछ सवाल किए थे, लेकिन उनका ये कहना था कि मंजूर जी यही 2 साल पहले जो उनकी बीमारी हुई, जब वो किताब का जश्न मनाकर लौटे थे अमेरिका से, मैं बताऊंगी बहुतों को तो मालूम ही है, लेकिन मैं इसको भी कहना चाहती हूँ कि उनकी किताब दास्ताने लापता, द बेस्ट बुक इन ट्रांसलेशन का अवार्ड उसे अमेरिका में मिला है। तो उसके लिए जेसन ग्रूनेबॉम और उल्रिक ने उसका ट्रांसलेशन किया था, और ये बात बहुत कम चर्चित हुई हिंदी समाज में, तो बाकायदा बहुत कम लोगों को मालूम है। और जैसा उनका व्यक्तित्व था, वो कभी इस बात को प्रचारित नहीं करते। इस बात को कहते वक्त भी आंखें उनकी झुकी रहती, जो उनकी पर्सनैलिटी थी। और झुके हुए बहुत लजालू किस्म के व्यक्ति, एक मुलायम किस्म का नफीस व्यक्ति लजाते हुए कहेगा कि अरे कमबख्तों ने मुझे ये अवार्ड दे दिया, जैसे पता नहीं क्यों दे दिया। तो मतलब ये बात इतनी ज़हीन, इतनी सच्ची थी उनके व्यक्तित्व की कि उनको हमेशा एक शर्म घेरे रहती थी कि अरे वन्ना मैंने तो यूं ही कुछ लिख दिया। जब वो ऐसा कहते थे तो मैं खूब हंसती थी उन पर। मैंने कहा भगवान करे हमें भी ये शिफा मिले कि हम भी कुछ यूं ही लिख दिया करें जैसे आप लिखा करते हैं। लेकिन वो ऐसे ही थे। तो जब वो अमेरिका से लौटे 2 साल पहले, वो भोपाल आए थे, हमारे घर पर आए थे अपने दामाद के साथ, साहिल के साथ वो घर पर आए थे, और हमारी लंबी बैठकी लगी। हम मतलब मिडनाइट तक बैठे थे और खूब रस रंग हुआ, खूब मज़े हुए, खूब बातें हुई, सेलिब्रेट किया हमने। उसके बाद वो भोपाल गए और फिर बीमार हो गए। तो उस बीमारी ने उनको कुछ मध्यम कर दिया था, इधर मध्यम कर दिया था पिछले 2 साल से। तो मनोज रूपड़ा का यही कहना था कि मंजूर भाई अब बात खुलकर नहीं करते। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने एक बार उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात कीजिए। तो वो हंसने लगे।
उसके बाद फिर हम जब भोपाल गए, मैं गई उनके घर, तो सरवर जी मिली तो बोली तुम इनको डांटा करो। तो तुम डांटोगी तो देखो हंसने लगे, बात करने लगे। और ये बात मुझे भी बड़ा उत्साहित कर रही थी कि अरे शायद मुझे भी थोड़ा मोहब्बत करते हैं, मानते हैं, तभी मेरी बात को सुन भी रहे हैं। तो जितनी देर मैं बैठी उनके साथ, हमने फिर वापस, मैं कबाब खाती भी थी और बांध के भी ले जाती थी। तो वो हमेशा सरवर जी कहती थी, वो कहते थे सरवर दे दो इसे अब, तो वो फॉइल में कबाब की रात को खा लेना। मैं कहती थी मैं तो गेस्ट हाउस में रहने वाली हूँ, कहाँ खाऊंगी, नहीं नहीं वहाँ रखवा देना, रोटी बनवा लेना और खा लेना। और इस तरह से ये बात होने लगी और लगा कि वो ठीक हैं। फिर 20 से पिछले साल से कोरोना की आमद ने तो सब चीज़ें बिगाड़ कर रख दी, मुलाकात भी नहीं हो पाई, फ़ोन पर भी कम बातें हो रही थी। तो एक सिलसिला मुझे लगा कि मनोज जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इनका उत्साह भी थोड़ा कम हो रहा है। इसी बीच ये बात हुई, मैंने कहा कि आपके ऊपर एक फ़िल्म बननी चाहिए। तो उन्होंने कहा बनाओ, कैसे बनाऊंगी? तो फिर हमारी बात हुई, राजकमल इंटरेस्टेड था, राजकमल, निरुपम जी ने, अशोक महेश्वरी जी ने कहा कि इस बार आप जाइए तो कैमरे से ही, फ़ोन कैमरे से ही फिल्म बना लीजिए। मैंने कहा कि ये जो एक लेखक है, एक विलक्षण सा लेखक है, इसके कमरे की तस्वीर, ये कैसे रहता है, ये कैसे, इसी बात की तो ने मुझे फैसिनेट किया था। और इस बात को मुझे लगता है हर लिखने पढ़ने वाले को बड़ा फैसिनेशन लगेगा कि ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है। और जब आप उनको देखेंगे तो सबसे जो उनके भीतर की, जो उनके अंदर कोई वैसी उधेड़बुन नहीं होती थी। बहुत सारे लेखकों के अंदर बहुत उधेड़बुन होती है, जैसे मेरे अंदर एक तरह की उधेड़बुन मची रहती है, अरे ये कैसे बीत गया और मैंने कुछ नहीं किया। उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, उनके अंदर बहुत गंभीरता थी, बहुत ठहराव था। और मैं हमेशा उनसे कहती थी काश मैं आपका डिसिप्लिन अडॉप्ट करूं तो मैं भी बड़ी चीज़ें लिख पाऊंगी। एक बार मैं उनके घर गई और मैंने देखा कि जैसे बच्चों के रूम में ब्लैक बोर्ड होता है, वैसे उनके यहाँ ब्लैक बोर्ड टाइप की चीज़ लगी हुई थी। मैंने कहा ये क्या है? बोले अरे यार वो डायरी में नोट्स लिखता रहता हूँ, तो फिर पन्ने इधर हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, तो मैं अब दिन का काम इस बोर्ड पे लिखता हूँ। तो अभी अपने इन दिनों जब बीमार नहीं हुए थे तब वो एक मध्य एशिया पर कुछ बड़ा काम करने वाले थे। अगर मौका लगेगा तो ज़रूर हम उनकी बेटी और दामाद से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके कुछ पन्नों को निकाला जाए, उसको कोई मुकम्मल चीज़ उससे बन सकती है तो उसे ज़रूर प्रकाशित करवाया जाए। हम सब के लिए वो बहुत बड़ी अनमोल चीज़ होगी। तो उसके लिए जिस तरह के नोट्स वो बनाते थे, जिस तरह की रिसर्च वो करते थे, वो हर एक लेखक को सीखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा आपकी दिनचर्या क्या रहती है, तो वो कहते थे बस सुबह बहुत जल्दी उठते थे। सुबह उठ के वो अपने नीचे जो उनका कारखाना था, कारखाना नाम ही था शोरूम का, उनकी बेटी बिज़नेस करती है और जो बिज़नेस ये भी करते थे, लकड़ी के फर्नीचर का बिज़नेस। तो फैसिनेटिंग बात तो यही थी ना कि लकड़ी की टाल जो उनकी कहानियों में भी थी, लकड़ी के फर्नीचर का शोरूम, और वहाँ से इतना बड़ा लेखक कैसे बन जाता है कोई, ये एक सीखने की बात थी। तो ये बातें मुझे बार बार हॉन्ट करती थी, उनके और नज़दीक ले गई ये बातें। तो मैंने कहा कि फिर आप क्या करते हैं? तो मैं वॉक करके आता हूँ और फिर बैठ जाता हूँ, उसी कारखाना नाम है शोरूम का, वहाँ बैठ गए और बैठकर शोरूम में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। फिर वो चाय पीने, जब घर के बाकी लोग उठते थे तो ये 8 बजे के लगभग चाय पीने जाते थे। चाय वाय पी कर फिर ये वापस आते थे और फिर ये लिखना दोबारा शुरू करते थे। एक छोटी सी इनकी टेबल थी उसी पर, और उसके बाद में फिर ये दोपहर को खाना खाने जाते थे, फिर सोते थे, सिएस्टा टाइम होता था उनका, और उसके बाद में उठकर शाम को चाय वाय की, वॉक करने गए, यार दोस्त आए, मतलब शाम फिर उनकी गुलजार होती थी। हम लोग भी अक्सर शाम के विजिटर्स थे, तो पंकज और मैं चलो आज मंजूर जी के यहाँ चलते हैं, तो इस तरह चल देते थे और खूब गप सड़ाका करके 8 बजे तक वापस। रात को वो थोड़ा पढ़ते थे, एक एक
कैलाश वनवासी ने लाइव किया है जनसुलभ से ही, तो मैं जानती हूँ कैसे जब उन्होंने कैलाश का उपन्यास पढ़ा था, शायद पांडुलिपि ही कैलाश ने उनको दिखाई होगी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था, अरे इस लड़के ने तो बड़ी उम्दा चीज़ लिख दी, तुम पढ़ना ज़रूर। मनोज रूपड़ा कई बार कहानी लिखते थे और उनके पास जाते थे, पहला रीडिंग उनको करके सुनाते थे, और इस तरह से मैंने भी यही काम किया। जब मैं बिसात पर जुगनू लिख रही थी तो उन्होंने कहा देर मत लगाओ, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरा प्लॉट ही ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, पहले एक छोटा उपन्यास लिख लो। उनको लगा कि शायद मैं वो एक हर्डल पार करने जैसी बात है, तो लिख लो और उसके बाद में फिर तुम बड़ा वाला लिख लें। इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट तुमने उठा लिया। फिर कथा शिविर में मंजूर जी गए, 19 की बात है, और वहाँ गए और मौका मिला, बोले अब तुमने कुछ चैप्टर्स लिख लिए हैं तो मुझे पढ़कर सुनाओ। तो मैंने वहाँ पर उनको सुनाया। तो मुझे अब भी याद है, उन्होंने कहा अरे तुम पर्ल एस बक, इंडिया की पर्ल एस बक बनना चाहती हो, तुमने चीन पर चीज़ लिख दी और पर्ल ने भी चीन पर लिखी है, तो ये हमारी पर्ल एस बक है। ऐसे करके उन्होंने कहा, मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। और बाद में उन्होंने कहा कि इस मुझे दे देना तुम ये पढ़ने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं पाई और मैं पहले छपने से पहले उनको पढ़ने के लिए नहीं दे पाई। खैर, ये दीगर बातें हैं। अब उनके ऊपर एक और बात कि उनका जो सेंस, ये जो कुछ लोगों के साथ उनका बहुत प्रेम भरा व्यवहार था और कुछ लोग उनको कुछ अलग किस्म से भी देखते थे, ज़रूर देखा करते होंगे क्योंकि वो मितभाषी थे, बोलते नहीं थे। कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि अरे ये इतने ऐसी लाइफ जीते हैं, किसी को तो मालूम नहीं था कि वो इतने अनुशासन प्रिय इंसान हैं कि दिन भर लेखन को देते थे। जैसे कोई आदमी ऑफिस जाता है बाकायदा तैयार होके वो टेबल कुर्सी पर बैठ के लिखा करते थे, वो उनके लिए वही एक बड़ा सा वही उनका कार्य क्षेत्र था और वही टेबल, वही कुर्सी। और बाकी लोग हो सकता है कि शाम की उनकी छवि को देखकर कहते हो अरे मस्त मौला इंसान है और ये कैसे हैं, अब बोलते कम हैं लेकिन एंजॉय बहुत करते हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर उनकी पर्सनालिटी से एकदम वाबस्ता होना मुश्किल था लोगों के लिए, क्योंकि सचमुच वो बहुत अंतर्मुखी थे। और ये जो उनका अंतर्मुखी स्वभाव था, ये आपको उनके सारे नॉवेल्स में भी, सारी राइटिंग्स में मिलता है। और कितने ज़्यादा संवेदनशील थे, ये आपको इनकी छोटी छोटी कहानियों में भी ये बात निकल के आती है। अब देखिए, उनकी एक कहानी है छाता या छतरी, अभी मैं एग्जैक्टली याद नहीं नाम आ रहा है, तो वो उन्होंने नरेंद्रपुर, सिवान ज़िले में, बिहार के सिवान ज़िले में एक छोटा सा गांव है जहां कथा शिविर होता है, वहाँ पर गांव वाले आए थे। वहाँ पर एक गांधी स्मृति वो है, भवन है, जहाँ पर सिर्फ गांव वाले थे, ठेठ गांव वाले। मजदूर औरतें थीं और बाकी भी बहुत तरह के किस्म के शिक्षक थे, बच्चे थे। वहाँ पर उन्होंने इस कहानी का पाठ करके सुनाया और आप यकीन नहीं करेंगे, गांव वालों ने उस कहानी को सुनने के बाद कितनी भरपूर तालियां बजाईं। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कहानी, ये एक अर्बन सेंसिबिलिटी की सोफिस्टिकेटेड कहानी है, ये बच्चे या गांव वाले कैसे समझे। लेकिन शायद उनके व्यक्तित्व का वो इमोशनल कनेक्ट जो उनकी कहानियों में भी रहता है, जो बहुत सारे लोग शायद नहीं समझ पाते हैं। हिंदी साहित्य में अमूमन ऐसी कहानियों का चलन भी नहीं है, वो चलन से अलग चीज़ें तो लिखते ही थे। तो वो कनेक्ट जो था, वो एक ठेठ ग्रामवासी ने पकड़ लिया और उसको अपलोड किया, उनको वो चीज़ अच्छी लगी। ये मुझे एक बहुत बेहतरीन बात लगी थी। और एलियनेशन की बात करें तो सूखा बरगद हो, चाहे दास्ताने लापता हो, चाहे बशारत मंजिल हो, वो सारे नॉवेल्स में उनके अंदर वो जो एक एलियनेशन वाला भाव है वो हमेशा से उभर कर आता है। और हमेशा वो देश के लिए, मतलब आजकल सब लोग कहते हैं हम देश प्रेमी और हम देश के लिए, ये देश के लिए, वो देश के लिए,
लेकिन कोई लेखक कैसे देश के पक्ष में खड़ा होता है, भले ही देश उसको यथोचित सम्मान नहीं देता, भले ही देश उसकी कद्र वैसे नहीं करता जैसे उसे करनी चाहिए, फिर भी वो लेखक कितना कमिटेड है अपने देश के प्रति, उनके सारे उपन्यास की बात की तस्दीक करते हैं। और हम सभी को, जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य, उनको इसीलिए उनका उपन्यास पढ़ना चाहिए। वो शुरू करते हैं सूखा बरगद, बहुत चर्चित, और उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग सब जानते हैं। दास्ताने लापता, देखिए विदेश में कितना लोकप्रिय हुआ वो उपन्यास, और देश में तो हुआ ही, लेकिन विदेश में उसमें भी दास्ताने लापता मतलब वो एक खो गए, गुम से इंसान, जो भीड़ में भी बैठा हुआ इंसान है लेकिन फिर भी वो गुम है, वैसे वैसे इंसान की कहानी है। इसी तरह से बशारत, तो बशारत मंजिल में भी वो जो एलियनेशन का, एक कम्युनिटी का, एक मार्जिनलाइज तबके का, एक जो शायर होते हैं उनका, या जो लोग एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार हैं उनका, कैसे धीरे धीरे 1975 से लेकर आज तक सूखा बरगद का लगभग वही टाइम पीरियड है, और वो हमेशा ये बशारत मंजिल भी 47 से पहले ख़त्म हो जाता है, और आज़ादी से पहले। तो ये सारी बातें जिनके बारे में आज बहुत सारे साहित्यकार और विमर्शकार बात करना चाहते हैं कि हमारा समाज क्यों ऐसा बन गया, उसकी पूर्व पीठिका अगर किसी को जाननी हो, समझनी हो, तो वो एक लाइन से इन तीनों उपन्यासों को पढ़ लें। तो पढ़ने से आपको पता चलेगा कि कैसे एलियनेशन एक कम्युनिटी का, मुस्लिम समुदाय का, एक खुद लेखक का, या लेखक जैसे लोगों का, जो अभी भी बहुत छोटे संख्या में है हमारे समाज में, कैसे एक बृहत्तर समाज उनको मार्जिनलाइज करता है और उनको दूर करता है। ये चीज़ें उनके उपन्यासों में बहुत शिद्दत के साथ आपको मिलेंगी। और सिर्फ इस बात का शोर नहीं है उनके उपन्यासों में कि मैं ये लिख रहा हूँ, इस कमिटमेंट के साथ लिख रहा हूँ कि कैसे समुदाय वंचित हो रहा है या देश के लोग वंचित हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से। अब ख़ास तौर से सिक्योरिटी के भाव से सबसे बड़ी बात है कि वंचित हम किस लिए हो रहे हैं। पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ से कोई कौम जो होती है या लेखकों की कौम जो होती है वो वंचित क्यों फील करती है, वो क्यों मार्जिनलाइज्ड फील करती है, ये सोचने वाली बात है। तो ये बात वो लिखते हैं कि वो इसलिए क्योंकि अंदर एक अनिश्चितता है, अनिश्चितता किसी भविष्य के लिए नहीं, क्योंकि वो खुद भी भविष्य में ये नहीं सोचते थे कि उनको बड़े पुरस्कार मिल जाएंगे या बहुत पैसा कमा लेंगे, वैसे वो बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपने करियर, वो इंजीनियरिंग पढ़ने गए और बाकायदा सब कुछ दास्ताने लापता में इतना आत्मकथ्यात्मक उपन्यास है कि अगर आप पढ़ेंगे तो अपना हिस्सा भी उसमें पा लेंगे। और अक्सर ये मंजूर जी कहा करते थे, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे एक इंजीनियर होता हुआ 3rd ईयर में छोड़कर वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई आ गए। इंजीनियर बन जाते तो हो सकता है बहुत पैसे भी कमा लिए होते, लेकिन नहीं, मन रमा ही नहीं और वो वापस चले आए, भोपाल चले आए जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से छोड़कर। तो कैसे वो फिर उसके बाद में सिर्फ पहले उनका मन कैसे लगता था, मैंने बोला आप शोरूम में बैठते हैं, लोग आके रोज़ फर्नीचर की डीलिंग करते हैं, उनके बीच आप लिख कैसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा अरे बस हो जाता है। कैसे हो जाता है, कैसे कोई हमेशा रमा रहता है उन चीज़ों में, क्योंकि वो भीड़ में होते हुए भी अलग है, वो कटा हुआ है, वो अपने आप में रमा हुआ है। अब एक बहुत ज़रूरी बात कि अपने आप में रमा हुआ इंसान ऐसा नहीं है कि वो अपने बारे में सोच रहा है, वो पूरी तरह से समाज के बारे में सोच रहा है। तो जिस एग्जिस्टेंशलिस्ट क्राइसिस की बात अक्सर लोग कहते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग उनकी उपन्यासों में इस बात को ढूंढें, तो मुझे लगता था कि ये तो है ही नहीं, क्योंकि वो इंसान जो गुम है वो पूरे एक समाज के हिस्से
के गुम होने की कथा कहता है। तो वो कहीं कट ऑफ नहीं थे, वो पूरी तरह से समाज से जुड़े हुए थे, और यही सबसे खूबसूरत बात थी उनकी, सबसे खूबसूरत बात थी। और जैसे उन्होंने बशारत मंजिल में एक छोटी सी बात जो कही है, एक उपन्यास जो लगभग दिल्ली ही के बारे में है, पुरानी यानी सन 47 से पहले की दिल्ली। मेरी कहानी 15 अगस्त 1947 तक घिसटती नहीं जाती, उससे पहले ही ख़त्म हो जाती है। हाँ, यकीनन जो कुछ भी उसमें होना होता है वह इस तारीख से पहले ही हुआ होता है। अब ये जब कह रहे हैं कि ये किसकी कहानी है, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात वो कहते हैं कि सारी कहानियों की जो एक कहानी होती है वह कहानी है ये, मेरी और तुम्हारी भी उससे बहुत हटकर या अलग नहीं हो सकती न है। तो सारी कहानियों में कुछ अपना हिस्सा भी उनका था, लेकिन वो मेरी तेरी उसकी बात होती थी। एक बार मैंने कहा था कि लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि अरे आपकी कहानियों में क्या मतलब या आपकी कहानी है क्या, महिलाओं से, ख़ास तौर से अगर महिलाओं ने कोई प्रेम कहानी लिख दी या कुछ इस तरह की बोल्ड कहानी, तथाकथित बोल्ड कहानी लिख दी, तो अक्सर लोग बोलते हैं ये ज़रूर इनके जीवन की कहानी है। तो मेरी एक कहानी आई थी नमक, वो एक मतलब आकर्षण कथा या प्रेम कथा या लस्ट कथा, कुछ भी आप कह सकते हो उसको, वैसी कथा थी। तो मैंने उनसे जाके कहा कि एक किसी का फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि आपके साथ हुआ है क्या ऐसा, तो हंसने लगे। तो बोलते हैं अरे कमबख्त, कह देती कि अपने हिस्से में से ही तो निकाल कर सारी कहानियाँ बनती हैं। लोग इतना भी नहीं समझते कि अपना एक हिस्सा तो हर कहानी में हर लेखक डालता ही है, मतलब वो उसी का फेल्ट एक्सपीरियंस है। भले ही वो कहानी तुम्हारे दोस्त की हो, चाहे किसी और की हो, समाज की हो, पर फील तो तुमने उसे किया है, तभी तुमने उसे लिखा है। ये कितनी बड़ी बात है कि सचमुच मैंने ही तो महसूस की है वो त्रासदी, वो कॉमेडी, वो खुशी, वो गम, वो जहर, वो नफ़रत, तभी तो मैं उसको लिख पाई हूँ, और उसको मैं जोड़ पाई हूँ अपने अंदर की नफ़रत से, अपने अंदर की खुशी से, अपने अंदर के दुख से, तभी मैं ये कहानी लिख पाई हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। फिर उनका उपन्यास बशारत मंजिल मुझे और पंकज को बहुत पसंद आया, तो हम लोग बार बार उसकी चर्चा करते थे और वो बड़े खुश होते थे कि चलो, बशारत मंजिल को बहुत हिंदी समाज ने पसंद नहीं किया, लेकिन तुम लोग कह देते तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने अच्छा काम किया है। तो इस तरह वो हमें खुश भी करते थे और हम भी खुश हो जाते थे कि हमारी खुशी में वो भी खुश हो रहे हैं। तो इस तरह से बार बार बशारत मंजिल का जिक्र आता था। इसके बाद उनका उपन्यास आया मदरसा, उस पर जितेंद्र ने बहुत अच्छी समीक्षा लिखी। जितेंद्र गुवाहाटी में हैं और वो भी मंजूर जी के बहुत प्रिय मित्रों में थे और जितेंद्र उनकी कद्र भी बहुत करते थे। तो मंजूर जी ने कहा अरे जितेंद्र ने तो उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। तो मैंने कहा कि क्यों, मदरसा आपको अच्छा नहीं लगा, आप ही ने तो लिखा है। तो धीरे से मदरसा भी एक क्रिटिकल एनालिसिस है देवबंद स्कूल पर। ये कितनी प्रोग्रेशन की बात थी कि उसके बाद वो टटोलने लगे थे, जो वो हमेशा करते थे, कि जो भी रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है किसी भी धर्म की, उसका अन्वेषण उनकी हर कहानी और हर उपन्यास में रहता था। एक वे दिन करके भी एक छोटा सा उनका उपन्यास है जो भोपाल की ही फ़िज़ा पे आधारित है, और उसमें भी नवाबी ख़ानदान से लेकर प्रेम कथाएं जो हैं कि कैसे जो भोपाल की फितरत को बहुत बेहतरीन ढंग से बयान करती हैं कि वहाँ पर ऐसा नहीं था कि मुसलमान मुसलमान से ही शादी कर रहा है। तो ऐसी प्रेम कहानियों को भी वो लाते थे कि कोई सिख धर्म का व्यक्ति कैसे किसी मुसलमान लड़की से प्रेम कर लेता है और कोई क्रिश्चियन कैसे हिंदू से प्रेम कर। तो
अब ये जो रियल तहजीब थी भोपाल की, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस, इस्लाम की क्रिटिकल एनालिसिस, और इसी से संबंधित वो मिडिल ईस्ट की पढ़ाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि अगला उपन्यास उनका उसी को लेकर, उसी का एक क्रिटिक होने वाला था। तो हमेशा एक अन्वेषण की प्रक्रिया जारी रहती थी, और किसी भी चीज़ को बहुत सहज भी थे, ऐसा अपनी चीज़ों के लिए जितना क्रिटिक वो बड़े थे, और मदरसा से बहुत खुश नहीं थे। लेकिन मुझे लगा कि देवबंद स्कूल के ऊपर किसी भी उपन्यासकार ने अभी तक उस ढंग से उसके फितरत के बारे में या उसके कैरेक्टर के बारे में अभी तक लिखा नहीं है जो मंजूर ने मदरसा में लिखा। तो लेकिन उनको वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं थे अपने उस उपन्यास से। लेकिन एक बात वो ज़रूर कहते थे कि मैं जो हूँ, मुझे यार लोग मुसलमानों की बातें लिखता हूँ कि कहीं मुझे ये मतलब ज़बरदस्ती का मुसलमान राइटर न बना दे। तो मुझे बड़ी हंसी भी आती थी, और कहते कहीं मुझे उर्दू के लेखन में न ढके। मैंने कहा उर्दू तो आपने लिखी नहीं आज तक, कैसे आपको उर्दू का नहीं, कहीं ये ना समझे कि सिर्फ मैं मुसलमानों की कहानियाँ लिखता हूँ। ये भी वो कहते थे, और मज़े मज़े में कहते थे। मैंने कहा ऐसा तो कोई कहेगा नहीं, आपकी सारी कहानियाँ तो ऐसी हैं नहीं जो आप ऐसा कह रहे हैं। तो इस बात को भी हम लोग बहुत मज़े में चुहलबाजी के साथ कहा करते थे, एक दूसरे से डिस्कस करते थे। और जो उनके अंदर विट था, अब उस पर एलिनेशन था, और उसके साथ ही साथ देखिए एक व्यक्ति में कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने मंजूर जी में डिस्कवर की, कि उनके अंदर एक इनहेरेंट सेंस ऑफ विट और ह्यूमर भी था। इतना मजाक उड़ाते थे धर्म से संबंधित चीज़ों का, या उनका जो ह्यूमर का लेवल था वो इतना ऊंचा हुआ करता था। वो कोई स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं थी, लेकिन वो जब बोला करते थे, किसी भी चीज़ का क्रिटिक करते थे हंसी मजाक के मूड में, तो वो कितना मन को छूता था। हंसते हंसते सब लोग बेहाल हो जाते थे। और वो मतलब मुझे अभी ये सब बातें याद आ रही है, और बहुत ही आत्मीय गोष्ठियों की बातें हैं, जिसे शायद कभी अगर हिम्मत रही तो ज़रूर लिखूंगी उनके बारे में, कि कितनी मज़ेदार बातें हुआ करती थी, और हम लोग कभी अघाते नहीं थे उनकी। और यही चीज़ें हैं मतलब जिसकी वजह से वो मुझे बार बार याद आते हैं। एक बार नीलेश रघुवंशी दूरदर्शन में थी, तो उन्होंने भोपाल में कहा कि मंजूर जी का यार तुम एक इंटरव्यू ले लो। तो वो इंटरव्यू भी मैंने लिया था। वो लंबा इंटरव्यू था, और बहुत अच्छे से उन्होंने सवाल मैंने तो उन्होंने मुझे कहा लड़की तुमने तो बड़े कठिन सवाल बना लिए थे। मैंने कहा अच्छा, इतना बड़ा लेखक और वो ऐसी बातें कर रहा है। तो फिर हंसी मजाक और ये सब, और परते खोलती हुई बातें। अब उन्होंने एक एक चीज़ का खुलासा किया अपनी लेखन यात्रा का, अपने एक एक कहानी का। एक कहानी तस्वीर उनकी याद आ रही है, एक कहानी मतलब उनके इर्द गिर्द, वो कभी उस इलाके से हटे नहीं। हम हमेशा आजकल कहते हैं कि मध्यम वर्ग का लेखक, मध्यम वर्ग का लेखक, इस तरह से हम बहुत सारे अपने साथियों को भी लताड़ते हैं, और कई सारे पुरोधा भी कहते हैं कि आजकल के लेखक सिर्फ मध्यम वर्ग के लेखक हैं। लेकिन मंजूर जी जिस इलाके में रहते थे, बहुत सारे पता नहीं अरुणेश तो मुझे दिखे थे, हो सकता है कुछ भोपाल के लोग हों। तो शिल्पकार हाउस जहाँ उनका घर था, या जो उनका पुराना घर था, वो निहायत पिछड़ा इलाका है भोपाल का, और वहाँ इसी तरह के छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग रहते हैं। वहाँ इस देश का इतना बड़ा लेखक रहता था, और वो नीचे टहलने जाता था, और उन सब से मिलता जुलता था, उन सब का जीवन देखता था, और उसे आत्मसात करता था। तभी तो वो लिख पाया।
बातें तो अनगिनत हैं और इतने साल हमने साथ गुजारे हैं और इतना निकट संबंध रहा है कि रुक नहीं पाऊंगी अगर बोलती चली जाऊंगी तो। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि आप जहाँ रहें खुश रहें, क्योंकि मेरा इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि उनका एक ही जीवन था, हम सबका एक ही जीवन होता है, उसमें हम जितने भी भलमनसाहत कर सकते हैं, अपने कॉज को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर जितने डिटर्मिन्ड होके चल सकते हैं, जितने कमिटेड हो सकते हैं। मंजूर जी एक आर्टिस्ट थे, नफीस, प्यारे, मुलायम, मीठा बोलने वाले, शर्मीले। कोई कह दे कि कहानी पढ़ लो या भाषण दे लो, इतना कतराते थे इन चीज़ों से। अरे फंसा दिया मुझे, कमबख्त फंसा दिया मुझे, बार बार यूं कहते थे। किसी को भी गले लगा लेते थे। जब वो गुज़रे तो मैंने फ़ेसबुक पर इतने सारे लोगों की पोस्ट पढ़ी जिनको मैं नहीं जानती थी, पर उनका वास्ता रहा था उनसे। और उन्होंने लिखा, सबने एक स्वर में यही लिखा था कि कैसे उनको वो इतना वीआईपी जैसा फ़ील कराते थे। तो उनका नीचे उतर कर आना, गाड़ी का दरवाज़ा खोलना जब तक मैं बैठ ना जाऊं, मतलब एक बिल्कुल, मतलब चाय कबाब के बाद नीचे तक जब तक वो मुझे विदा नहीं कर लेते थे, तब तक वो एक वैसे ही इंसान बने रहते थे जो वो थे और हमेशा ही थे। किसी ने कभी उनको गुस्सा भी आता ही होगा, लेकिन मैंने वो नहीं देखा। एक बार ज़रूर देखा था, जब उनको लगा था कि उनके साथ, उनकी किताब के साथ किसी ने कुछ गड़बड़ी कर दी है, तब वो गुस्सा हुए थे और फिर वो शांत भी तुरंत हो गए थे। मैंने कहा चलिए 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 कटलेट खाते हैं, और फिर वो शांत भी हो गए थे। तो वो भी गुस्सा इतना मोहक था, प्यारा था, एक प्यारे से इंसान का, कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जहाँ हैं वहाँ खुश रहिए। आप यहाँ थे, आपने एक भरपूर जीवन जिया, हम लोग को बेशकीमती तोहफ़े दिए, साहित्यिक तोहफ़े दिए, अपने साथ का तोहफ़ा दिया, जिससे मेरी लाइफ बहुत एनरिच्ड हुई। और मुझे यकीन है कि मेरे जैसे कितने लोग हैं जो आपके लिखे हुए से इतने मुतमईन हुए होंगे, प्रभावित हुए होंगे। उसी तरह से आपके साथ से कितने लोग प्रभावित हुए होंगे। और अगर हम थोड़ा भी अंश मात्र भी आपको फॉलो कर पाए, फॉलो करना चाहती हूँ मैं भी उनका अनुशासन, तो शायद कुछ मतलब यही मेरा एक ट्रिब्यूट होगा कि अगर मैं आपकी तरह अनुशासन ला पाई, या आपको हमेशा अपने एक गुरु तो नहीं कहूँगी, मित्र थे, गुरु थे, सब कुछ थे, मेरे एल्डर सीनियर राइटर थे। अगर इसी तरह मैं कुछ कर पाई तो यही मेरा सच्चा ट्रिब्यूट होगा आपके लिए। आप लोग सब आए और ये सुना आपने मुझे। बहुत ही अजीब व ग़रीब बात है, लेकिन इस बात से अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि उनकी अशोक वाजपेयी ने लिखा भी था कि रमज़ान, या असद ज़ैदी ने लिखा था, असद ज़ैदी ने फ़ेसबुक पोस्ट पे शायद लिखा था कि रमज़ान में मौत अकेली कहानी होगी पूरे हिंदी साहित्य में, रमज़ान में मौत। और सचमुच बिल्कुल अकेले ढंग से मंजूर जी रमज़ान में ही गुज़र गए। इसी बात के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।